तो देश में लोकतंत्र का महापर्व जारी है। कल तीसरे फेज में मतदान करने के लिए जनता पूर्ण रूप से तैयार है। आपको बताएं, थर्ड फेज में कल 93 सीट्स पर मतदान होगा। 11 राज्यों की 93 सीटों पर कल मतदान होगा। तीसरे चरण में हाई प्रोफाइल सीटों पर भी वोटिंग होगी। तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीटों पर मतदान है, कर्नाटक में 14 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11 सीट पर, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान है। कर्नाटक की 14, बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग, असम की 4, गोवा की 2, दादर नागर दमन दीव में 2 सीटों पर मतदान। थर्ड फेज में 1331 उम्मीदवार उतरे हैं चुनावी रण में। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बारामती में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा के बीच मुकाबला। हाई प्रोफाइल चेहरे कल आमने सामने होंगे। तो 2 फेजेस का चुनाव हो चुका है। 2 फेजेस के चुनाव में जो ट्रेंड आया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज भी, उनकी भी रणनीति में बदलाव आया। और अब जनता किस तरीके से मतदान के लिए कल निकलेगी, इसका भी इंतजार सबको रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खासी तैयारी की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक दल, हर एक चेहरा, हर एक प्रतिनिधि जनता से यह निवेदन कर रहा है, अपील कर रहा है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए निकलें। कल 93 सीट्स पर 93 सीट पर मतदान होना है। 1331 उम्मीदवारों का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो ये तस्वीरें, 11 राज्य, 93 सीटें, उत्तर प्रदेश की 10, बिहार के 5, असम की 4, पश्चिम बंगाल की 4, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9, कर्नाटक की 14, गोवा की 2, महाराष्ट्र की 11, दादर नागर में 2 सीटों पर मतदान, गुजरात की 25 सीटें। 11 राज्य मैप के जरिए आपको बता रहे हैं 11 राज्यों में कहां मतदान। 7 मई को मतदान। 11 राज्य, 11 स्टेट्स की 93 सीटों के लिए कल मतदान होगा। अब तक आपने देखा होगा जबरदस्त तरीके से चुनावी प्रचार। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये चेहरे आप देखिए। गृह मंत्री अमित शाह, मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, ये वो वीवीआईपी हैवीवेट चेहरे हैं। एसपी सिंह बघेल, ये वो चेहरे हैं, हाई प्रोफाइल सीट्स जिनकी कल किस्मत कैद हो जाएगी ईवीएम में। गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी तस्वीर, मनसुख मंडाविया साहब, शिवराज सिंह चौहान फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, दिग्विजय सिंह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, बसवराज बोम्मई। इन 4 चीफ मिनिस्टर्स जो पूर्व फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रहे, बसवराज बोम्मई, जगदीश शेट्टार, ये चारों चेहरे देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, बसवराज बोम्मई कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे, जगदीश शेट्टार साहब कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से इस बार के चुनावों में कमर कसकर ग्राउंड पर उतरा हुआ था। कैसे पोलिंग बूथ्स तक व्यवस्थाएं वो बिल्कुल दुरुस्त रहे, जिसके बाद जनता जनार्दन पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ग्राउंड पर भारत एक्सप्रेस की टीम भी मौजूद है। 11 राज्यों में अलग अलग जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात है। 3 विंडोज आपके सामने आ गई, तीनों चेहरे। तारुफ आपका करा दूं अपने सहयोगियों से। अभिषेक पांडे मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश पांडे लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं, अरविंद शर्मा अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अहमदाबाद, कल गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब, हमने देखा बड़े बड़े रोड शोज उनके नॉमिनेशन फाइल करते हुए जब गए, शक्ति प्रदर्शन किया, और कल उनकी भी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। काफी कॉन्फिडेंट तो वो नजर आ ही रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गुजरात में परफॉर्म करती आई है, इस बार क्या समीकरण अरविंद ऐसे लग रहे हैं कि सामने कोई चैलेंज है बीजेपी के? क्योंकि गुजरात मॉडल कह के ही पूरे देश में बीजेपी की सरकार बनी थी। रोहित, इस बार कुछ सीटों पर मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो गया है, इसलिए एक तरफा जिस तरीके से हैट्रिक लगाने की भारतीय जनता पार्टी की बातें होती थी वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन राज्य में क्षत्रिय आंदोलन की वजह से कुछ सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हुआ। परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और यही वजह है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबको जोर लगाना पड़ रहा है। ये चुनाव गुजरात में इस बार आम नहीं रह गया। ये चुनाव गुजरात का दिलचस्प है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था, तो संसदीय इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया, और उससे 2 सीटें इंडिया गठबंधन की, जो भरूच, जो स्वर्गीय अहमद पटेल का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और भावनगर से भी लड़ रही है।
तो राज्य की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर क्षत्रिय आंदोलन का साया है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हुआ है कुछ एक सीटों पर। और कुछ सीटों का मामला अगर हम बात करें रोहित, जैसे गांधीनगर, नवसारी, सूरत, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, तो ये सीटें ऐसी सीटें रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी करीब 5 लाख से अधिक की लीड से जीतती रही है। जैसे सूरत की बात करें हम तो पिछला मुकाबला करीब 6 लाख के आसपास इन्होंने नवसारी सीट को जीता था CR पाटिल ने। बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा भी हाईएस्ट लीड से भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, गांधीनगर, आनंद, खेड़ा, तमाम सीटें राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी भारी लीड से पिछले चुनाव में जीती थी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी लक्ष्य 5 लाख सीटों का 5 लाख वोटों से जीतने का रखा था। तो राज्य में इस बार कुछ संभावनाएं इस प्रकार की बन रही हैं, जैसे कि अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, गांधीनगर, ये नवसारी, सूरत का तो खैर समीकरण ही बदल चुका है, वो तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है। तो राज्य में करीब 25 सीटों में से 18-20 इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं। हम ग्राफिकली भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस बार माहौल क्या कुछ बन रहा है। जल्दी से रजनीश के पास में जा रहा हूं। रजनीश, सबसे बड़ा सूबा 80 सीटों के साथ, और यहां पर तो अग्रेशन साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और खासकर जो हम ग्राफिकली मुद्दे चला रहे हैं ना कि थर्ड फेज में क्या कुछ मुद्दा हो सकता है, इसमें तो एक मुद्दा यह भी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे। क्यों नहीं लड़ रहे? कांग्रेस की तो परंपरागत सीटें थी, यह भी मुद्दा है। ग्राउंड पर आप घूम रहे हैं, क्या माहौल महसूस कर रहे हैं? देखिए, कल जहां पे इलेक्शन होने हैं उसको नया नाम दिया गया है कि बैटल ऑफ यादव लैंड, यानी वो जो जमीन है यादवों की है, वहां पर युद्ध होगा। जाहिर तौर पर डिम्पल यादव का कल मतदान भविष्य तय होगा, सियासत में होगा, पार्लियामेंट में जाएंगी नहीं जाएंगी वो तय होगा, फिरोजाबाद में होगा, संभल में होगा, वो सेंटर है। रोहित, जो यादव लैंड बोला जाता है, माना जाता है कि समाजवादियों का ये गढ़ रहा है, चाहे विधानसभा में बात करें या लोकसभा में बात करें। हालांकि लोकसभा में 2019 में इनका प्रदर्शन ठीक नहीं था, लेकिन संभल की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। तो कहीं ना कहीं 10 सीट है और भारतीय जनता पार्टी का नारा 80 और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा तो 80 जीतेंगे, वो 400 मिशन का पूरा करेगा। तो एक चैलेंज है, ये नहीं कह सकते कि हवा चल गई है और उस हवा में सब कुछ ठीक ठाक है। यादव अब बैटल ऑफ यादव लैंड की तस्दीक ये है कि लड़ाई है। क्या होगा परिणाम आने के बाद पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिम्पल यादव के लिए पूरे समाजवादी कुनबा एक हो गया है। फिरोजाबाद जो 2019 के लोकसभा के चुनाव में शिवपाल यादव के लड़ने से, चूंकि शिवपाल यादव 90,000 वोट पा गए थे, तो मात्र 35,000 के मार्जिन से वहाँ अच्छे जो उनके लड़के हैं, राम गोपाल के लड़के हैं, प्रोफेसर साहब के, वो चुनाव हार गए थे। तो संभल में मैंने बताया ही कि पिछले बार समाजवादी पार्टी के सांसद चुनाव जीते थे। तो एक चैलेंज है। बरेली की बात की जाए, आंवला की बात की जाए, हालांकि जिस बरेली की बात की जा रही वहाँ संतोष गंगवार लगातार सांसद रहे। इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट के नए लोगों पे दाव खेला है। कितना असर होगा, नाराजगी कितनी असर करेगी, बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से हम ये दावा नहीं कर सकते कि जिस स्पीड में प्रथम चरण में हुआ, दूसरे चरण में हुआ, वो स्पीड बनी रहेगी। क्योंकि नारा ही दिया गया है कि बैटल ऑफ यादव लैंड। बैटल ऑफ यादव लैंड। यहां पर वापस मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ अभिषेक पांडे भी लगातार मुंबई से बने हुए हैं, मुंबई का जिक्र कर रहे हैं। देश की निगाहें रहती हैं यहां पर, और कल तो कई हैवीवेट चेहरे भी हैं। सुप्रिया सुले का नाम है, नारायण राणे साहब का नाम है। ग्राउंड पर क्या माहौल महसूस कर रहे हैं अभिषेक? देखिए रोहित, इस समय मैं बारामती में हूँ। बारामती हॉट सीट कही जा रही है तीसरे फेज के लिए, जहाँ ननद और भौजाई यानी ननद और भाभी का आमना सामना होगा। और यहाँ पर सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले चुनावी मैदान में हैं, और अजीत पवार और शरद पवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। खास करके जो तीसरे फेज में मतदान होगा, उस पूरे फेज की बात करें तो उसमें 2 छत्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। एक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति उदयनराजे सतारा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका कल फैसला हो जाएगा। और दूसरा छत्रपति शाहू जी महाराज के वंशज छत्रपति शाहू जी महाराज भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो कोल्हापुर से, उनका फैसला होगा। साथ ही साथ नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी फैसला होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो पश्चिम महाराष्ट्र की सीटें हैं वो काफ़ी हैवीवेट सीटें कही जाती हैं। और यहाँ पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप का अब तक काफ़ी कब्जा रहा है, चाहे वो माड़ा की बात करें या फिर कोल्हापुर की बात करें, सांगली की बात करें, सातारा की बात करें या बारामती की बात करें। लेकिन इस बार समीकरण उलट गया है, क्योंकि एनसीपी में ही 2 फाड़ हो गया है। अजीत पवार का खेमा वो
बीजेपी के साथ चला गया है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी यहाँ ताकतवर दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं शरद पवार के साथ जुड़ा है कि एक ऐसे 85 साल की उम्र में जिनको एक गंभीर बीमारी हुई है, उसके बाद भी वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अपना कुनबा बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक कांटे की टक्कर है, चाहे वो बारामती की बात करें या फिर शरद पश्चिम पवार साहब महाराष्ट्र। को लेकर क्या कुछ सेंटीमेंट रखा जाता है, खासकर बारामती, सतारा, उस तरफ के जो पूरे इलाके, जो पूरी बेल्ट है, वो किसी से छुपा नहीं है। वापस आऊंगा अभिषेक आपके पास। अरविंद अहमदाबाद से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद, अभी आपने जिक्र किया कई सीट्स को लेकर, भरूच का जिक्र किया, भावनगर का आपने जिक्र किया, उन जगहों पर मैं घूम कर भी आया। अब दिल्ली में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ आई तो अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली की परिस्थितियां खराब चल रही है। अगर वही गठबंधन का फॉर्मूला हमने देखा, मुमताज पटेल को हम सुन रहे थे, वो कहीं ना कहीं दुखी भी हैं, व्यथित भी हैं, लेकिन मजबूरी है कि प्रचार प्रसार प्रमोशन तो करना है। तो ये फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है विपक्ष के तौर पर? कांग्रेस की जो जमीन एक वक्त पे माना जाता था कि हाँ चैलेंज कर रही है बीजेपी को, ये फैक्टर कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा मजबूत कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, कमजोर कर रहा है? देखिए, कुछ एक सीटों पर रोहित जातिगत ताना बाना इस प्रकार है कि उसको देखते हुए मुकाबला दिलचस्प हो गया। दूसरी तरफ राज्य में छत्रियों की थोड़ी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी हुई पुरुषोत्तम रूपाला के मामले को लेकर। तो कई सीटें ऐसी हैं जिसमें बनासकाठा है, साबरकाठा है, और साबरकाठा में उम्मीदवार का नाम बदला गया। इसके अलावा बनासकाठा की बात करें तो वहाँ दोनों महिला उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से गैनीबेन ठाकुर हैं तो भारतीय जनता पार्टी से रेखाबेन चौधरी हैं। दोनों महिलाओं का मुकाबला है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। तो सामाजिक ताना बाना बनासकाठा भी कुछ इस तरीके का ही है। और अगर हम भरूच की बात करें रोहित, तो भरूच में सर्वाधिक जो मतदाता हैं वो आदिवासी हैं। यहाँ पर जो दोनों उम्मीदवार हैं दोनों आदिवासी हैं, चैतर वसावा और इसके अलावा मनसुख वसावा भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो पिछले 30 सालों से विजयी होते आ रहे हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं, 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भरूच में दूसरा जो फैक्टर है, एम फैक्टर है, वहाँ करीब 4.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, 70,000 क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। तो ये जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं कहीं क्षत्रियों को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उनकी नाराजगी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आज के पेपरों में बाकायदा विज्ञापन जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जुड़े हुए हैं क्षत्रिय समाज के जो पदाधिकारी हैं उनके नाम से, और उसमें ये लिखा गया है कि क्षमा वीरस्व भूषणम, यानी क्षत्रियों को भारतीय जनता पार्टी को क्षमा कर देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को समर्थन देना चाहिए। तो लगता है कि मुकाबला कुछ एक सीटों पर दिलचस्प है। जैसे हम आनंद की बात करें तो आनंद और खेड़ा में क्षत्रिय समुदाय की बड़ी भारी तादाद है। जामनगर, सुरेंद्र नगर ऐसी सीटें हैं जहां पर काफ़ी व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों को, तमाम 26 सीटों की मैं बात करूं तो लाखों की तादाद में जीता था। तो भारतीय जनता पार्टी अब भी ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि हो सकता है लीड कम हो जाए लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी। अरविंद मैं वापस आऊंगा। रजनीश प्लीज आप बने रहेगा हमारे साथ, इधर उधर आप देख रहे हैं, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। अभिषेक पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब रजनीश में आ गया आपके पास। जैसा आपने जिक्र कर दिया, कल यादव लैंड में बड़ी टक्कर होगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हो, वो लगातार हर मंच से कह रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी बपौती है, इस जगह से तो हम ही जीत कर आएंगे। सीधा सीधा टारगेट वो कर रहे हैं। इतना अग्रेशन इससे पहले चुनावों में नहीं देखा गया, खास सीटों को लेकर। हमने हमेशा देखा है अगर रायबरेली का जिक्र हो जाए, सोनिया गांधी जी आ जाए तो बाकी पार्टीज थोड़ा सॉफ्ट रुख वहां पर रखती हैं। मैनपुरी, इटावा, एटा, ये वो जगह थी जहां पर मुलायम सिंह यादव की तूती बोला करती थी, उनके भाइयों की तूती बोला करती थी। लेकिन अब कोई बख्शने के मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, सीधा सीधा कहती है बपौती नहीं है। अगर इनको 400 पार करना है तो जाहिर तौर पर यूपी में एग्रेसिव लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि अब दिल्ली का रास्ता, जो कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ। हालांकि पिछली बार इनकी जो सीटें थी 2014 से कम थी, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज है। जो सर्वे आया है, हालांकि सर्वे पे अपने अपने लोगों का दावा है, सर्वे कंपनी का अपना दावा है, लेकिन जो सर्वे है सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पे मजबूत मुकाबला करना होगा। उसी की एक कहानी लिखी गई, एक उसी की इबारत लिखी गई कि टिकट चेंज हुआ जौनपुर में, टिकट चेंज हुआ बस्ती में, टिकट चेंज हुआ श्रावस्ती में। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा चैलेंज है। जिस बैटल ऑफ यादव लैंड की बात की जा रही है, अखिलेश यादव
का परिवार का मामला है, चाहे हम फिरोजाबाद की बात करें, माना जाता है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव थिंक टैंक है, जो सोचते हैं वही पार्टी में होता है। डिंपल यादव, जिसको मैंने पहले ही कहा कि उनकी राजनीतिक भविष्य तय करेगी 2024 का चुनाव, कि आगे समाजवादी पार्टी उनको कहां तक लेके जाती है। तो कुल मिला के जिस तरीके से बदायूं की बात की जाए, हम आंवला की बात करें, बरेली की बात करें, वो सीटें हैं जहां पे आसान डगर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। तो और कहीं ना कहीं इनको फीडबैक मिला है, जो इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट गई है, इसमें कहा गया है कि यहाँ आप कमजोर लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे पिच पर आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता खेल रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, या इनके स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री की बात करें, या अमित शाह की बात करें। इनकी मजबूरी कह सकते हैं या रणनीति का हिस्सा कह सकते हैं। खुल के बैटिंग हो रही है, खुल के चौका छक्का मारा जा रहा है। विपक्ष भी कैच लपकने के लिए बेकरार है, विपक्ष भी खोज रहा है कि कहीं से इनका कुछ फॉल्ट निकले। जिस मैंने सीटों का जिक्र किया, जौनपुर धनंजय सिंह के लड़ने से वहां भारतीय जनता पार्टी की कंडीशन खराब थी। बस्ती लड़ाई में है, श्रावस्ती जो साकेत मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा के लड़के हैं, नृपेंद्र मिश्रा पीएमओ के सबसे खास माने जाते हैं, राम मंदिर ट्रस्ट में हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है तो थोड़ी सी चूक, जो हमारा नारा है 80 में 80 जीतेंगे, और योगी आदित्यनाथ बराबर कहते हैं कि 80 ही एनडीए का सपना पूरा करेगा। मतलब साफ है कि 400 पार तभी पूरा होगा जब उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें बीजेपी एनडीए के पास आएंगे। और इसलिए फ्रंट फुट पर आकर हर एक चेहरा खेल रहा है। रजनीश, वापस आऊंगा, काफी इंटरेस्टिंगली आप तमाम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। अभिषेक मेरे साथ हैं। अभिषेक, मैं ग्राउंड रियलिटी आपसे समझना चाहूंगा। जिस वक्त तमाम चीजें हुई, शिवसेना में दो फाड़ हो गई, आज आधी शिवसेना इधर आधी उधर, अब कौन सा पलड़ा भारी है ये ज्यादा बेहतर आप बता पाएंगे। फिर वही परिस्थितियां, वही कहानी, वही स्क्रीन प्ले, वही स्क्रिप्टिंग हमने देखी। एनसीपी में हो गई, एक धड़ा हो गया शरद पवार साहब का, दूसरा धड़ा हो गया अजीत पवार साहब का। आखिर ग्राउंड पर इन दोनों मुद्दों को लेकर क्या कुछ चीजें आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल रोहित, अगर बात करें एनसीपी की, तो एनसीपी में दो धड़ा होने की वजह से कहीं न कहीं दोनों ही धड़ों में एक असमंजस स्थिति जरूर है। क्योंकि इस बार का मतदाता जिस तरीके से अग्रेसिवली रैलियों में जाता था, वो जाता हुआ दिख नहीं रहा है। यानी कहीं न कहीं दोनों ही ग्रुप इस बात को लेकर परेशान है कि जो अग्रेसिव मतदाता जो रैलियों में निकलता था, जो लोगों के साथ चलता था, वो इस बार दिख नहीं रहा है। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना में भी एक तरफ उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो कि ये कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के विचारों के असली वारिस हम हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव में लगी है। बीजेपी लगातार यहाँ पे कैंपेन कर रही है। प्रधानमंत्री की बात करें तो इस बार प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने काफ़ी सारी रैलियाँ इस पूरे इलाके में की है। बारामती की बात करें तो बारामती और पुणे में प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी रैली की है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, उनको ये समझाया जा सके कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें वो महाराष्ट्र से आती है। 48 लोकसभा सीटें हैं, और उसमें पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र जो अब तक शरद पवार का दबदबा रहा है, वो दबदबा फिलहाल अजीत पवार के कारण कहीं न कहीं अब ढहता दिख रहा है, और बीजेपी इसी की सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। वहीं शरद पवार की कोशिश है कि अपने उम्र का तकाजा देकर, अपने एक्टिवनेस का तकाजा देकर ये बताया जा सके कि 85 साल में अगर शरद पवार लोगों के बीच में जाके मिल रहे हैं, लोगों के लिए रैलियां कर रहे हैं, तो उसकी वजह अजीत पवार है। और अजीत पवार की वजह से शरद पवार को इतनी गंभीर बीमारी के दौरान भी लोगों के बीच में जाकर रैलियां करनी पड़ रही है। उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर आक्रामक हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो 2022 में हुआ उसकी साजिश रची गई, और शिंदे को ढाल बनाकर बीजेपी ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। तो निश्चित तौर पर इस बार 11 जो सीटें हैं उसमें नारायण राणे की सीट जो है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर पहली बार राज ठाकरे ने बीजेपी के समर्थन में प्रचार किया और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में प्रचार करके नारायण राणे के लिए वोट मांगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, और खास करके 11 सीटों पर अलग अलग तरीके के जो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं। सांगली में अगर वसंत पाटिल जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके कहा जाता है कि जिनकी सरकार गिराने के लिए शरद पवार ने पूरी दांवपेच खेली थी, वो वसंत पाटिल के पोते इस बार निर्दलीय चुनाव लड़के शरद पवार और अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पे अलग अलग इस तरीके के जाहिर तौर पर यही समीकरण है इंटरेस्टिंग महाराष्ट्र फैक्टर्स के हैं जो भीतर। हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जनता भी लगातार आपको देख रही है। अरविंद के पास में जा रहा हूं। अरविंद, इंडिया अलायंस की जिक्र लगातार हम कर रहे हैं और आपसे कई बार हमारी बात हुई, हमने कई मुद्दे आपसे जानना चाहे, समझना चाहे, क्योंकि आप पूरे गुजरात में घूम ही रहे हैं। साउथ गुजरात के मेहसाणा की तरफ, भावनगर की तरफ आप जाते हैं, तमाम चीजें आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जिस चीज का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, आपने क्षत्रियों का जिक्र किया, कई और ऐसे मसले होंगे, महंगाई, बेरोजगारी, हर एक चीज पर आप लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जिस चीज के साथ, जिन अपडेट्स के साथ आप दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, क्या इंडिया अलायंस के चेहरे वो करने में कामयाब नजर आए हैं? इन मुद्दों को जिस अग्रेशन के साथ विपक्ष को उठाना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, क्योंकि जनता को तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास ये ऑल्टरनेट है। देखिए रोहित, अगर हम इसकी बात करें तो इस मामले में कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर आती है। इसमें ना तो नेता है ना नेतृत्व है। गुजरात कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं है। उनके कद्दावर नेता अर्जुन मोढवाडिया थे, वो चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और अब पोरबंदर से उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो गुजरात में विपक्ष की वैसे तो कोई उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी भारी बहुमत से जीत हासिल की है पिछले चुनाव में। इस बार जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का था कि हर सीट को 5 लाख वोटों से जीता जाए, उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है और कई सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला एक तरफा दिखाई देता है। राज्य में कम से कम 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में करीब 5 लाख के आसपास वोटों से जीती थी। तो इस बार मुकाबला ना इस बार है ना पिछली बार था, और आगे कब रहेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस बात की संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं कि दोनों तरफ से मुकाबला दिलचस्प हो। लेकिन कुछ एक सीटों पर जिस प्रकार से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्षत्रिय आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और कुछ एक उम्मीदवारों की अपनी व्यक्तिगत जो आबरू है वहां पर उसके बदौलत भी मुकाबला दिलचस्प हुआ है। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके कारण भी मामला थोड़ा सा कहीं फंसा हुआ नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि पूरे राज्य में एक बार फिर से वो हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ सीटों पर जो हार जीत का जो मार्जिन है उसमें कमी आ सकती है, बस इससे ज़्यादा कुछ कमी भारतीय जनता पार्टी को नज़र नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का बरसों से यहाँ खाता नहीं खुला है। कांग्रेस क्षत्रिय आंदोलन के बहाने एक बार उम्मीद लगाकर बैठी है कि हो सकता है राज्य में 2 या 4 सीटों पर उनका मुकाबला हो जाए। वो क्षत्रिय आंदोलन के बहाने उनके क्षत्रियों के हर एक मुद्दे पर कहीं ना कहीं लगातार अरविंद, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। आप प्लीज आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे और कमर कस लीजिए आप तीनों ही, अरविंद जी, अभिषेक पांडे, रजनीश, आप कमर कसिए, क्योंकि कल पूरा दिन भर आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट ही करना है। क्या माहौल है वो तस्वीरें भारत एक्सप्रेस सबसे पहले दिखाएगा और ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी की, लगातार रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद अरविंद, थैंक यू सो मच। रजनीश, बहुत धन्यवाद। अभिषेक पांडे, थैंक यू सो मच।